गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बेटा आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हम करने वाले हैं। उसमें अमेंडमेंट भी है, ध्यान से समझना है। और वो है टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। चलो, हेडिंग मेरे साथ लिखना, डिविडेंड का केस बेटा डिस्कस करेंगे। डिविडेंड बेटा पता है क्या, इस डिविडेंड में ना एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट आपके बजट 2020 में आई है, बहुत बड़ी अमेंडमेंट है। तो मैं आपको पहले समझाऊंगा कि बजट 2020 आने से पहले क्या सिचुएशन थी और बजट 20 आने के बाद क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो पहले बात करेंगे प्रायर टू फाइनेंस एक्ट 2020। पहले बात करते हैं बजट 2020 आने से पहले क्या सिचुएशन थी। फाइनेंस एक्ट मतलब बजट, ठीक है। अब सुनना, पहले क्या होता था बेटा। बेटा डिविडेंड ना दो तरह का होता है। मैं पहले की बात कर रहा हूं बेटा, करंट सिचुएशन क्या है वो आपको बाद में बताऊंगा। डिविडेंड दो तरह का था। पहला था डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय डोमेस्टिक कंपनी, और एक था डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय फॉरेन कंपनी। तो डिविडेंड बेटा दो तरह के होते थे। पहला डिक्लेयर्ड बाय डोमेस्टिक कंपनी मतलब इंडियन कंपनी, और दूसरा था डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय फॉरेन कंपनी। बेटा डोमेस्टिक कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है ना, वो बेटा दो तरह का होता है। एक होता है एक्चुअल डिविडेंड, एक होता है एक्चुअल डिविडेंड, और एक होता है डीम्ड डिविडेंड। एक होता है एक्चुअल डिविडेंड और एक होता था बेटा डीम्ड डिविडेंड। अब सर डिफरेंस क्या है दोनों में? तो बेटा एक्चुअल डिविडेंड क्या है? बेटा एक्चुअल डिविडेंड का मतलब पता क्या हुआ, वो पैसा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है डिविडेंड बोल के। मतलब एक बात समझो, मैंने आपको 1000 रुपए दिए और मैं कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये 1000 रुपए किस बात का है, ये डिविडेंड का पैसा मैं आपको दे रहा हूं। दैट इज नोन एज एक्चुअल डिविडेंड। मतलब वो डिविडेंड, वो पैसा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है डिविडेंड बोल के। ठीक है, यानी सिंपल वर्ड्स में बोलूं, एक्चुअल डिविडेंड वो होता है जो किस में दिया जाता है बेटा, कैश में दिया जाता है, बोल के दिया जाता है कि हम डिविडेंड दे रहे हैं, सीना ठोक के दिया जाता है बेटा कि हम डिविडेंड दे रहे हैं। ठीक है, अब बेटा डीम्ड डिविडेंड क्या होता है? डीम्ड वर्ड का क्या मतलब होता है बेटा? डीम्ड वर्ड का मतलब होता है अज्यूम्ड। डीम्ड वर्ड का मतलब होता है अज्यूम्ड। बेटा ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, कैपिटल गेन्स चैप्टर में सेक्शन 46 थोड़ा सा आपको बताया था बेटा मैंने। बेटा डीम्ड डिविडेंड क्या होता है? डीम्ड मतलब ऑल्दो ये पैसा कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है, ध्यान से सुनना बेटा, डिविडेंड के नाम से नहीं दिया जा रहा है, डिविडेंड के नाम से नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बेटा कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को असेट्स दे दिए, कैश नहीं दिया बेटा, असेट्स दे दिए। तो बेटा गवर्नमेंट कहती है
कि ऑल्दो आपने अपने शेयर होल्डर्स को कैश नहीं दिया है, असेट्स दिए हैं, बट हम इसे मान के चलेंगे, अज्यूम करके चलेंगे कि आपने अपने शेयर होल्डर्स को क्या दिया है, डिविडेंड दिया है। क्योंकि बेटा डिविडेंड नॉर्मली किस में दिया जाता है, कैश में दिया जाता है बेटा, असेट्स में थोड़ी ना दिया है। तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को असेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स विल बी डीम्ड टू बी डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। ऑल्दो बेटा असेट्स के फॉर्म में है, कैश के फॉर्म में नहीं है, फिर भी उसे माना जाएगा कि क्या दिया गया है, डिविडेंड दिया गया है बेटा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ऑल्दो डिविडेंड बोल के नहीं, ये पैसा बोल के नहीं दिया गया है कि हम डिविडेंड दे रहे हैं, बट माना जाएगा कि आपने क्या दिया है, डिविडेंड दिया है। अज्यूम टू बी डिविडेंड, इसे माना जाएगा कि आपने अपने शेयर होल्डर्स को क्या दिया है, डिविडेंड दिया है। अज्यूम टू बी डिविडेंड। अब बेटा क्योंकि इसे मान लिया गया है डिविडेंड, तो सारे प्रोविजंस जो एक्चुअल डिविडेंड पे अप्लाई करते हैं ना, वो डीम डिविडेंड भी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे बेटा। ठीक है, खैर मेरी बात अभी सुनना बेटा ध्यान से। बेटा अब ये जो एक्चुअल डिविडेंड था ना, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये जो एक्चुअल डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी देती थी अपने शेयर होल्डर्स को ना बेटा, ये क्या होता था, ये बेटा एग्जेम्प्ट होता था इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। बेटा शेयर होल्डर्स के हैंड्स में ये एक्चुअल डिविडेंड क्या होता था, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034। ये डिविडेंड, ये एक्चुअल डिविडेंड शेयर होल्डर्स के हैंड्स में, मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा, एक्चुअल डिविडेंड पेड बाय डोमेस्टिक कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स वाज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 34, बट अप टू ₹10 लाख। बेटा 10 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन था, किसको, शेयर होल्डर्स को। कितने रुपए तक का डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता था बेटा शेयर होल्डर्स के हैंड्स में, 10 लाख रुपए तक का डिविडेंड शेयर होल्डर्स के हैंड्स में बेटा एग्जेम्प्ट था अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 34। तो सर 10 लाख रुपए तक का डिविडेंड एग्जेम्प्ट था, तो 10 लाख से ऊपर, बेटा 10 लाख से ऊपर ना टैक्सेबल होता था अंडर सेक्शन 115 BBDA। टैक्सेबल होता था अंडर सेक्शन 115 BBDA एक्सीडिंग ₹10 लाख। और पता है किस रेट पे, फ्लैट रेट पे बेटा, 10% के रेट पे। मतलब एक बात बताओ, एग्जाम्पल के तौर पे बेटा, आपको डोमेस्टिक कंपनी से बेटा डिविडेंड मिला 11 लाख रुपए का, तो 11 में से 10 लाख रुपए बेटा एग्जेम्प्ट होता था अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 34। बचे हुए 1 लाख रुपए पे बेटा 10% का टैक्स आता था अंडर सेक्शन 115 BBDA। पॉइंट बताओ, समझ आया? और बेटा एक बात और बताऊं, ये जो एक्चुअल डिविडेंड था ना बेटा, इस पे कंपनी को भी टैक्स देना पड़ता था बेटा। कंपनी वॉज रिक्वायर्ड टू पे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, CDT, या आप कह सकते हो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। फुल फॉर्म लिख लेना बेटा, CDT मतलब कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, DDT मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, एक ही बात है बेटा। कंपनी को इस पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता था, डिविडेंड पे 15% का। तो जितने रुपए का डिविडेंड
डोमेस्टिक कंपनी ने डिक्लेयर किया है उस पे फ्लैट 15% का डोमेस्टिक कंपनी को क्या देना पड़ता था बेटा? डिविडेंड। क्लियर हुआ सबको? पक्का? मैं पहले बेटा ओल्ड प्रोविजन आपको समझा रहा हूं, फिर मैं न्यू प्रोविजन बताऊंगा आपको। तो बेटा समझ आया यहां तक? सुनो, डोमेस्टिक कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करती थी ना बेटा, वो शेयर होल्डर्स के हैंड्स में तो एग्जेम्प्ट होता था अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 34 अप टू ₹10 लाख। ओवर एंड अबव 10 लाख बेटा टैक्सेबल होता था अंडर सेक्शन 115 BBDA एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है। हाउएवर डोमेस्टिक कंपनीज को बेटा जितना डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है बेटा उस पे देना पड़ता था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 15% के हिसाब से। यानी बेटा अगर मैं छोटा सा, थोड़ी सी ये जगह छोड़ देना इसके लिए, एग्जांपल एक छोटा सा आपको देता हूं सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए। अमेंडमेंट फिर क्या आया है, क्यों लाया गया है, वो आप समझना। थोड़ा समझ आया? देखो अब बेटा इमेजिन करो एक सिंपल सा एग्जांपल। एक कंपनी है बेटा ए लिमिटेड, एक कंपनी है ए लिमिटेड, ये है एक डोमेस्टिक कंपनी। ठीक है बेटा, ए लिमिटेड ने क्या करा, डिविडेंड डिक्लेयर किया अपने एक शेयर होल्डर को, मिस्टर एक्स को। एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ, कितने रुपए का डिविडेंड बेटा? 11 लाख रुपए का डिविडेंड पे कराए डोमेस्टिक कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को। ये शेयर होल्डर है। अब बात समझना बेटा, बेटा शेयर होल्डर की अगर मैं बात करूं तो शेयर होल्डर के हैंड्स में 10 लाख रुपए का डिविडेंड एग्जेम्प्ट था, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 34 अप टू ₹10 लाख। तो 10 लाख रुपए तक तो एग्जेम्प्ट था बेटा। बचा हुआ क्या था? टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 BBDA। किस रेट पे? 10% पे। ठीक है, तो बेटा 11 लाख में से 10 लाख तो एग्जेम्प्ट हो गया, बचा 1 लाख। तो 1 लाख टैक्सेबल होगा शेयर होल्डर्स के हैंड्स में 10% के हिसाब से। मतलब 10,000 रुपए का बेटा शेयर होल्डर को क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो एग्जेम्प्ट हो गया अप टू ₹10 लाख और बचा हुआ टैक्सेबल हो गया एट द रेट ऑफ 10%। 10,000 रुपए का टैक्स आ गया मिस्टर एक्स का। और बेटा ए लिमिटेड को देना पड़ता था कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। कितना? जितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है 11 लाख, उस पे 15% का। तो 11 लाख पे 15% करूं तो 1,65,000 रुपए का कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स किसके ऊपर पड़ेगा बेटा? कंपनी के ऊपर। यह सिचुएशन थी बेटा। पॉइंट क्लियर? अब बेटा अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट समझो तो बेटा हो क्या रहा था बेटा, डबल टैक्सेशन हो रहा था। क्या हो रहा था? डबल टैक्सेशन। सोचो बेटा डबल टैक्सेशन कैसे? ये जो 11 लाख का डिविडेंड है बेटा, इसमें से 10 लाख रुपए पे डबल टैक्सेशन नहीं था बेटा। 10 लाख रुपए पे डबल टैक्सेशन नहीं था। 10 लाख रुपए पे टैक्स सिर्फ कौन दे रहा था बेटा? कंपनी दे रही थी। शेयर होल्डर्स के हैंड्स में 10 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं था बेटा, एग्जेम्प्ट था। तो 10 लाख रुपए पे डबल टैक्सेशन नहीं था बेटा, डबल टैक्सेशन था इस 1 लाख रुपए पे। बेटा सोचो, इस 1 लाख रुपए पे गवर्नमेंट ने शेयर होल्डर से भी टैक्स ले लिया और इस 1 लाख रुपए पे गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक कंपनी से भी टैक्स ले लिया इन द नेम ऑफ कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। तो बेटा डबल टैक्सेशन आ रहा था ऑन ₹1 लाख। 1 लाख रुपए पे क्या आ रहा था बेटा? डबल टैक्सेशन आ रहा था।
बात समझ आई बेटा? 10 लाख रुपए पे डबल टैक्सेशन नहीं था। 10 लाख रुपए पे शेयर होल्डर्स को तो टैक्स देना ही नहीं था, उनके हैंड्स में तो एग्जेम्प्ट था, कंपनी को देना पड़ता था, तो डबल टैक्सेशन तो नहीं आया। बट 1 लाख रुपए पे गवर्नमेंट शेयर होल्डर से भी टैक्स ले रही है और कंपनी से भी टैक्स ले रही है, मतलब 1 लाख रुपए पे क्रिएट हो रहा था डबल टैक्सेशन। बेटा एक ही इनकम पे आप 2 लोगों से तो टैक्स नहीं ले सकते ना। आपने कंपनी से भी ले लिया 15% के हिसाब से टैक्स 1 लाख पे, और आपने शेयर होल्डर से भी टैक्स ले लिया 10% के हिसाब से, तो डबल टैक्सेशन आ रहा था ऑन ₹1 लाख। अब इसको कैसे दूर किया गया वो बाद में बताऊंगा। मैंने आपको ड्रॉबैक बता दिया बेटा कि ओल्ड जो प्रोविजंस थे उसका ड्रॉबैक क्या था। ड्रॉबैक यही था बेटा, 1 लाख रुपए पे डबल टैक्सेशन आ रहा था, कंपनी को भी टैक्स देना पड़ता था और शेयर होल्डर्स को भी। कॉपी करो यहां तक। अब इसको दूर कैसे किया गया वो मैं आपको बताता हूं न्यू प्रोविजन में, वो बाद में अभी करेंगे। समझ आया बेटा? तो मैं यहां पर लिख देता हूं ड्रॉबैक ऑफ ओल्ड प्रोविजंस। पुराने प्रोविजन का क्या मेजर ड्रॉबैक था, और वो क्या ड्रॉबैक था बेटा? डबल टैक्सेशन हो रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। बेटा दूर कैसे किया गया वो बताऊंगा मैं आपको। अब रही बात डीम डिविडेंड की बेटा, तो मैं आपको बताऊं, और मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, डीम डिविडेंड के ना 5 सेक्शंस हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 22, सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी, सब क्लॉज डी एंड सब क्लॉज ई। 5 हैं बेटा। ठीक है बेटा, मैं ओल्ड प्रोविजन बता रहा हूं अभी। बेटा ये जो 5 हैं ना, इन 5 में से जो पहले 4 हैं ए से लेके डी तक, बेटा इनका तो ट्रीटमेंट होता था सेम एज एक्चुअल डिविडेंड। इनका तो ट्रीटमेंट होता था सेम एज एक्चुअल डिविडेंड। जैसे एक्चुअल डिविडेंड का होता है बेटा, वैसे ही जैसे अभी पढ़ा हमने 10 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्सेबल है, सेम एज एक्चुअल डिविडेंड। सेम एज एक्चुअल डिविडेंड मैं एक बार आपको बताता हूं, जरा सुनना। सेम एज एक्चुअल डिविडेंड का क्या मतलब हुआ बेटा? सुनो, ये 2 एक्स्ट्रिक्स बनाना बेटा और नीचे लिखो। सुनो 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 बेटा, कैसे ट्रीटमेंट होगा मैं पूरा बता रहा हूं, कैसे पूरा ट्रीटमेंट होगा। बेटा सबसे पहले आप क्या करोगे, ये देखो एक्चुअल डिविडेंड कितना है। ठीक है बेटा, उस एक्चुअल डिविडेंड में आप ऐड करोगे डीम्ड डिविडेंड। एक्चुअल डिविडेंड में आप ऐड कर दो डीम्ड डिविडेंड। कौन सा वाला? 222 क्लॉज ए वाला, क्लॉज बी वाला, क्लॉज सी वाला एंड क्लॉज डी वाला, ये आप ऐड कर दो। एक्चुअल डिविडेंड में चारों डीम्ड डिविडेंड्स बेटा ऐड कर दो, अगर हैं तो, इफ एनी ऐड कर दो। कर दिया ऐड। अब बेटा ये अगर टोटल एक्चुअल डिविडेंड प्लस डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222 ए बी सी डी ऐड कर दो, ये इनका टोटल आ गया बेटा। बेटा ये क्या आ गया? टोटल आ गया, है ना। फिर ये टोटल अगर अप
टू ₹10 लाख है, तो अप टू ₹10 लाख तो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 1034। तो बेटा अप टू ₹10 लाख तो एग्जेम्प्ट होगा, और एक्सीडिंग ₹10 लाख टैक्सेबल होगा। एक्सीडिंग ₹10 लाख टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 115 BBDA एट द रेट ऑफ 10%। समझ आया बेटा? एक्चुअल डिविडेंड में ये चारों डीम डिविडेंड्स ऐड कर दो, वो टोटल डिविडेंड आ जाएगा। 10 लाख तक एग्जेम्प्ट है, ओवर एंड अबव 10 लाख टैक्सेबल होगा। ठीक है, और बेटा इस पूरे पे बेटा कंपनी को देना पड़ता था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 15% के हिसाब से। तो वही सेम बात है बेटा, जो एक्चुअल डिविडेंड के लिए थी वही डीम डिविडेंड के लिए है। बस बेटा मैंने ऐड इसलिए किया है, ये 10 लाख की एग्जेम्पशन ना 2 बार मत ले लेना कि पहले आपने 10 लाख एक्चुअल डिविडेंड में से ले ली, फिर 10 लाख आपने डीम डिविडेंड से ले ली। नहीं, दोनों में से दोनों डिविडेंड्स की टोटल एग्जेम्पशन 10 लाख है, इसलिए ऐड किया है मैंने। तो एक्चुअल डिविडेंड में डीम डिविडेंड चारों ऐड कर दो, टोटल डिविडेंड आ जाएगा, एग्जेम्प्ट होगा अप टू ₹10 लाख, ओवर एंड अबव 10 लाख टैक्सेबल होगा, और पूरे डिविडेंड पे कंपनी को देना पड़ता था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। पक्का ओल्ड प्रोविजंस कर रहा हूं, समझ आया बेटा? और रही बात बेटा, ये तो हो गई ABCD की। अब मैं अगर बात करूं क्लॉज E की, तो बेटा क्लॉज E का क्या था, इसका डिफरेंट था बेटा केस। बेटा क्लॉज E क्या था, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट था, फुल्ली एग्जेम्प्ट इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। बेटा डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E शेयर होल्डर्स के हैंड्स में पूरा एग्जेम्प्ट था, 10 लाख नहीं, अप टू 10 लाख नहीं, फुल्ली एग्जेम्प्ट। और बेटा कंपनी को इस पे टैक्स देना पड़ता था, कंपनी को कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देना पड़ता था, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स टू बी पेड बाय कंपनी। अंडर सेक्शन, बेटा कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का सेक्शन है 115O, ये पुराने की बात कर रहा हूं। तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देना पड़ता था कंपनी को अंडर सेक्शन 115O, लेकिन कितना, 30% बेटा। तो शेयर होल्डर्स के हैंड्स में पूरा एग्जेम्प्ट कर दिया, कंपनी के ऊपर टैक्स लायबिलिटी रख दी, कितने की, 30% की। तो बेटा ऑलमोस्ट देखो, ऑलमोस्ट तो बात वही आ गई बेटा घूम फिर के, मतलब मैं एग्जैक्ट तो नहीं बोल रहा हूं लेकिन ऑलमोस्ट। कैसे बेटा, जो एक्चुअल डिविडेंड था और जो डीम डिविडेंड ABCD थे, उन पे शेयर होल्डर से टैक्स लिया 10% का और कंपनी ने दिया 15% का, मतलब टोटल 25%। और यहां पर शेयर होल्डर से कुछ नहीं लिया, पूरा का पूरा कंपनी से लिया, कितना, 30%। तो बात ऑलमोस्ट, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट वही बात है। ठीक है, तो एक्चुअल डिविडेंड और डीम डिविडेंड ABCD में शेयर होल्डर से 10% लिया और कंपनी से 15% लिया, तो टोटल कितना, अप्रोक्सीमेट 25%। और यहां पर शेयर होल्डर से कुछ नहीं लिया, पूरा का पूरा 30% किससे, कंपनी से। बेटा बहुत सिंपल हो गया है, पहले थोड़ा सा टेक्निकल होता था, अब तो बहुत सिंपल है। समझ आया सबको? पक्का? अच्छा, ये तो बात हो गई बेटा डोमेस्टिक कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। व्हाट अबाउट फॉरेन कंपनी? बेटा फॉरेन कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करती थी ना, वो फुली टैक्सेबल था इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर,
बेटा उस पे टैक्स, फॉरेन कंपनी जो डिविडेंड देती थी बेटा, उससे टैक्स फॉरेन कंपनी से नहीं लिया जा सकता बेटा। फॉरेन कंपनी को पकड़ने कहां जाओगे बेटा टैक्स के लिए? तो फॉरेन कंपनी से टैक्स नहीं लिया जाएगा, बल्कि टैक्स किससे लिया जाएगा? शेयर होल्डर्स से। फुली टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स और एग्जेम्प्ट इन हैंड्स ऑफ फॉरेन कंपनी। तो पूरा का पूरा शेयर होल्डर्स के हैंड्स में टैक्सेबल होता था और कंपनी के हैंड्स में बेटा एग्जेम्प्ट था। क्यों कंपनी के हैंड्स में एग्जेम्प्ट था बेटा? तो फॉरेन कंपनी से टैक्स लेना प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है बेटा। जो फॉरेन में रहता है उससे इंडियन गवर्नमेंट टैक्स कैसे मांग लेगी? तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा हम फॉरेन कंपनी से टैक्स मांगने नहीं जाएंगे, हम तो शेयर होल्डर से टैक्स लेंगे। समझ आया? यह सिचुएशन थी बेटा पहले, अमेंडमेंट आने से पहले। अब क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूं बेटा। कॉपी कर लिया सबने? अब मैं आपको बताता हूं अमेंडमेंट क्या है। ये बहुत सिंपल हो गया बेटा, बहुत सिंपल। देखो अब बात करते हैं आफ्टर फाइनेंस एक्ट 2020 क्या सिचुएशन है बेटा। बहुत सिंपल सिचुएशन है, अब बहुत सिंपल, बहुत इजी कर दिया है बेटा। बेटा अब पता है क्या होगा? अब क्या होगा सुनो, यहां पर मैं बात कर रहा हूं कंपनी की, यहां पर मैं बात कर रहा हूं शेयर होल्डर्स की। बेटा अब पता है क्या होगा? जो डिविडेंड है ना वो बेटा शेयर होल्डर्स के हैंड्स में ही टैक्सेबल होगा बेटा, फुल्ली टैक्सेबल, नो एग्जेम्पशन बेटा। सेक्शन 1034 बेटा एलिमिनेट कर दिया गया है, रिमूव्ड इन फाइनेंस एक्ट 2020 बेटा। 115 BBDA बेटा रिमूव कर दिया गया है। इन फाइनेंस एक्ट 2020 रिमूव कर दिया गया बेटा। तो अब वो 10 लाख वाली बात है ही नहीं। अब तो सीधा सीधा पता है क्या है? शेयर होल्डर्स के हैंड्स में डिविडेंड होगा बेटे फुली टैक्सेबल, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, और कंपनी के हैंड्स में होगा फुली एग्जेम्प्ट। मतलब कोई कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है बेटा। सोच के देखो ना, सोच के देखो बेटा। पुराने वाले प्रोविजन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था? डबल टैक्सेशन हो रही थी बेटा। 1 लाख रुपए पे कंपनी भी टैक्स दे रही थी और शेयर होल्डर भी टैक्स दे रहे थे। अब उस चीज को अवॉइड कैसे किया गया? उन्होंने कहा डिविडेंड बेटा शेयर होल्डर्स के हैंड्स में पूरा टैक्सेबल, कंपनी के हैंड्स में पूरा एग्जेम्प्ट। तो डबल टैक्सेशन की सिचुएशन अराइज करेगी ही नहीं। तो कंपनी के हैंड्स में फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, नो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नीड्स टू बी पेड। और शेयर होल्डर के हैंड में पूरा का पूरा क्या होगा बेटा? टैक्सेबल होगा। और बेटा मैं जब ये बात कर रहा हूं ना, ये मैं सारे तरह की डिविडेंड्स की बात कर रहा हूं। डोमेस्टिक हो, फॉरेन कंपनी से हो, एक्चुअल डिविडेंड हो, डीम डिविडेंड हो, ABCD हो या E हो, सबके लिए, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डिविडेंड, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डिविडेंड। तो एक बात देखिए बेटा, मेजर चेंज फॉरेन कंपनी में नहीं आया है बेटा। फॉरेन कंपनी का केस तो पहले जैसा ही है। फॉरेन कंपनी के केस में पहले भी शेयर होल्डर को ही टैक्स देना होता था, कंपनी के हैंड में एग्जेम्प्ट होता था। अब भी शेयर होल्डर को टैक्स देना है, कंपनी के हैंड्स में एग्जेम्प्ट है। मेजर चेंज आया है डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय डोमेस्टिक कंपनीज के केस में। वहां पर बेटा सिचुएशन पहले डिफरेंट थी, अब तो बहुत ही ईजी हो गई है। तो सिंपल याद रखोगे, अब किसी भी तरह का कोई भी डिविडेंड
शेयर होल्डर के हैंड में फुल्ली टैक्सेबल और कंपनी के हैंड्स में फुल्ली एग्जेम्प्ट। ठीक है, कोई कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे करने की जरूरत कंपनी को नहीं है। मेरे ख्याल से बताओ बेटा, सिचुएशन क्लियर हुई है वाली सबको? एक छोटी सी बात मैं और कर दूं आपको, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर बेटा एक इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, उसमें मैं आपसे डीम डिविडेंड के 5 सब क्लॉजेज आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं बस, देखो पढ़ो जरा मेरे साथ एक, एनी इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ कंपनी वेदर डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर एट नॉर्मल स्लैब रेट्स। बेटा नॉर्मल स्लैब रेट पे टैक्सेबल होगा, कोई फ्लैट रेट नहीं है जैसे 115 बीबीडीए में था 10%, नहीं, नॉर्मल स्लैब रेट लगेगा बेटा इस पे। ये देखना, अब ये देखना बेटा, ये देखना, सुनना मेरी बात। हाउएवर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अ डोमेस्टिक कंपनी बिफोर 1st April 20 and received by a shareholder on or after 1st April 20 on which tax under section 115O has been paid would be exempt in the hands of shareholder। अब सुनो बेटा मेरी एक बात, बेटा एक बात बताओ मेरे को, सोच के बताना बेटा, ये जो फाइनेंस एक्ट 2020 आया था, पिछले साल जो फाइनेंस एक्ट आया था, मैंने आपको बताया हुआ बेटा, ये जो फाइनेंस एक्ट बजट आता है, बजट 2020, ये कब आया होगा बेटा? ये आता है 1 Feb 20 को, ये बजट आया होगा 1 Feb 20 को, 1 Feb को ही आता है बेटा बजट, 1 Feb 20 को। अब मेरी एक बात सुनो, ये बजट एप्लीकेबल कौन से वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा? ये एप्लीकेबल होगा फॉर आने वाला फाइनेंशियल ईयर। बेटा आने वाला फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 2021 एंड ऑनवर्ड्स। यानी बेटा ये जो अमेंडमेंट आई है ना, ये 2021 फाइनेंशियल ईयर और उसके आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स के लिए एप्लीकेबल होगी। अब सोचना बेटा एक बात, ठीक है? अब सुनो एक बात समझना बेटा मेरी, ये देखो, फर्स्ट अप्रैल 20, तो ये बजट कौन से ईयर के लिए एप्लीकेबल है? 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21। अब सुनो बेटा, इमेजिन करो कोई डोमेस्टिक कंपनी थी, उसने बेटा डिविडेंड डिक्लेयर 2021 में नहीं करा, उसने डिविडेंड डिक्लेयर करा 1920 में समवेयर से 25 या 28 मार्च 20 को बेटा उसने डिविडेंड डिक्लेयर करा, मतलब 19-20 में डिविडेंड डिक्लेयर करा है। डिविडेंड डिक्लेयर 19-20 में हुआ है, हाउएवर शेयर होल्डर को रिसीव 20-21 में हुआ है, मतलब यहां पर से 5 अप्रैल 21 को, सॉरी 20 को, 5 अप्रैल 20 को रिसीव हुआ है डिविडेंड रिसीव्ड। अब डिक्लेयर हुआ 19-20 में, जहां पर ओल्ड प्रोविजन अप्लाई होते हैं बेटा, 19-20 में तो ओल्ड प्रोविजन अप्लाई करते थे ना, और रिसीव हुआ है 20-21 में, जहां पर न्यू प्रोविजन अप्लाई करते हैं। तो बेटा आप बताओ इसकी टैक्सेबिलिटी का कैसे होगा? डिक्लेयर हुआ 19-20 में जब ओल्ड प्रोविजन अप्लाई करते थे, और रिसीव हुआ 20-21 में जब न्यू प्रोविजन अप्लाई होते हैं, तो टैक्सेबिलिटी का कैसे होगा बेटा? तो उन्होंने कहा अगर डिविडेंड डिक्लेयर करते समय कंपनी ने सीडीटी पे कर दिया है ना, सीडीटी हैज बीन पेड अंडर सेक्शन 115O, कंपनी अगर सीडीटी पे कर चुकी है बेटा, तो रिसिप्ट के टाइम पे शेयर होल्डर्स के हैंड्स में ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स, फुली एग्जेम्प्ट बेटा, फुली।
तो उन्होंने कहा है अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए ना तो बस ये देख लेना क्या डिक्लेयर करते समय कंपनी ने सीडीटी पे करा था या नहीं। अगर तो डिक्लेयर करते समय कंपनी ने सीडीटी पे कर दिया था तो शेयर होल्डर्स के हैंड्स में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर कंपनी ने सीडीटी पे नहीं करा था डिक्लेयर करते समय तो शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। सिंपल सी बात। क्योंकि बेटा ऐसा नहीं हो सकता कि आप कंपनी से भी ले लो और शेयर होल्डर से भी ले लो। तो उन्होंने कहा अगर कंपनी दे चुकी है तो शेयर होल्डर के हैंड में एग्जेम्प्ट, अगर कंपनी ने नहीं दिया है तो शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल। इंपॉर्टेंट है बेटा ये डिविडेंड का केस इस बार के लिए, बहुत एक बड़ी अमेंडमेंट है ये और सिंपल भी हो गई बेटा। मेरे ख्याल से डिविडेंड का ओल्ड प्रोविजन न्यू प्रोविजन सबको क्लियर हुआ बेटा, पक्का। चलो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डीम्ड डिविडेंड। टिल देन थैंक यू।